बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे किसान न्यूज़ टीवी के सामीन और नाज़रीन, मैं हूँ हाफिज़ वसी मोहम्मद ख़ान, आपका भाई। और ये एग्री इनिशिएटिव का नया दफ्तर है और आज ये प्रोग्राम यहीं से रिकॉर्ड हो रहा है। और एग्री इनिशिएटिव का मतलब यही है कि किसानों की बेहतरी और किसानों की खुशहाली के लिए जो कुछ इक़दामात हमारे बस में हैं वो हम करें और पाकिस्तान को खुशहाल बनाएं। इसलिए कि पाकिस्तान की खुशहाली और किसान की खुशहाली दोनों लाज़िम मलज़ूम हैं। मुझे आज लाइफ स्टॉक के फार्मर्स की नुमाइंदगी करनी है, इसलिए कि पाकिस्तान की जीडीपी जो है उसमें टोटल एग्रीकल्चर का हिस्सा 20% है और उस 20% में 58% हिस्सा लाइफ स्टॉक का है। और जहां एग्रीकल्चर के फार्मर्स जो हैं वो ज़बू हाली का शिकार हैं, वहीं पर अब बुरे हालात जो हैं वो लाइफ स्टॉक फार्मर के लिए भी आगे नज़र आ रहे हैं। जब मैं एग्रीकल्चर की बात करता हूं तो 4 बड़ी फसलें हमारी हैं पाकिस्तान में, जिन्हें हम कैश क्रॉप भी कहते हैं और फूड सिक्योरिटी भी उसके साथ मशरूत है। एक कॉटन है, हम माजी के अंदर इसको बरामद करते रहे हैं, एक्सपोर्ट करते रहे हैं और अब बदकिस्मती से हम इसको दरामद कर रहे हैं, यानी इसको इंपोर्ट कर रहे हैं। गंदम हम एक्सपोर्ट करते रहे हैं, हम अब इंपोर्ट कर रहे हैं। चीनी हम एक्सपोर्ट करते रहे हैं, हम अब इंपोर्ट कर रहे हैं। मकई हम एक्सपोर्ट तो नहीं करते थे, लेकिन हम खुद कफ़ील ज़रूर थे। लेकिन अब इस वक्त हर तरफ शोर मचा हुआ है कि मकई को इंपोर्ट किया जाए, इसलिए कि मकई की कीमत जो है और मकई की अवेलेबिलिटी अब आसान काम नहीं रहा। एक वाहिद फसल कैश क्रॉप में है राइस, और उसकी इंपोर्ट की नौबत अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक नहीं आई। और उसकी बड़ी वजह ये है कि ये हमारी मुसलसल खुराक नहीं है, बुनियादी खुराक नहीं है। इसलिए जो भी कुछ होगा इसने बाहर जाना है और जो कुछ बचेगा वो हमने अपने उसको खाना है, तो अभी तक उसका प्रॉब्लम नहीं है। बाकी अगर फसलों में आप आलू को ले लें, आज मैंने सुबह दुकान से ख़रीदा, वो 120 रुपये का था। इसका मतलब ये है 120 रुपये का किलो। इसका मतलब ये है कि अगर और थोड़ा सा हालात ख़राब हुए तो शायद हम इसके बारे में, इसके इंपोर्ट के बारे में भी हम सोचना शुरू कर दें। तो इस सारी चीज़ को मैं इकट्ठा करूं तो लगता है कि ये जीडीपी का वो हिस्सा जो क्रॉप से मुताल्लिक है उसमें हम माइनस में जा रहे हैं और उसके अंदर हम अपना ज़र मुबादला जो बड़ी मुश्किल से हासिल होता है, जो हमारा इस वक्त सबसे बड़ा मसला है, हम वो ज़र मुबादला अपनी ज़ाती ज़रूरियात के लिए और ख़ुराक के लिए हम खर्च कर रहे हैं। एक तो गवर्नमेंट के लिए ये सोचने की बात है कि कहाँ प्रॉब्लम है ये और इस प्रॉब्लम को कैसे हल करना है। गवर्नमेंट को तरजीहात के अंदर से पहली तरजीह जो है वो एग्रीकल्चर में लेकर आनी चाहिए कि ये एग्रीकल्चर क्रॉप्स को हम कैसे बूस्ट कर सकते हैं, फार्मर्स को हम कैसे फैसिलिटेट कर सकते हैं। मगर अनफॉर्चुनेटली मुझे उसमें सीरियसनेस या संजीदगी उसमें मुझे वो नज़र नहीं आ रही, इसलिए कि गंदम की कीमत का अभी तक लोगों को पता नहीं है कि 1600 रुपये होगी या 2000 रुपये की होगी। एक मरतबा गवर्नमेंट की तरफ से, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से बाकायदा एक ऐलान ज़रूर आया था। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक टिकर चला कि शायद गवर्नमेंट ये कीमत करेगी, लेकिन अभी तक लोगों को नहीं पता कि असल इसकी कीमत क्या होगी। तो ये तो एक सूरत हाल है और अनफॉर्चुनेट है। तो मेरी गुजारिश ये है कि गवर्नमेंट के जो हमारी फूड सिक्योरिटी की वजारत है ये सर जोड़ कर बैठे और इन तमाम चीज़ों का जो कल तक हम एक्सपोर्ट करते रहे हैं और अब इंपोर्ट कर रहे हैं, इसका हमने तोड़ तलाश करना है। और इस तरह तोड़ तलाश करना है कि अपने फार्मर की देखभाल हम इस तरीके से करें कि फार्मर अपनी चीज़ों को और ज़्यादा उगाए और उसकी पैदावार में इजाफ़ा हो और वो ये समझे कि ये एक कारोबार जो है आमदनी का कारोबार है, ये रेवेन्यू जनरेटिंग कारोबार है। घर से किला बेचना या मकान बेचना या जानवर बेच के गुजारा करने वाला काम नहीं है। दूसरा जो आज का जो मेरा बड़ा कंसर्न है वो कंसर्न ये है कि एक साहब हैं, उनका नाम है कुल रहमान खान साहब। उनका मुझे टेलीफोन आया और उन्होंने कहा कि जी वो रहमान गुल साहब जो हैं वो जानवरों को मोटा करके फीड लॉट फार्मर हैं
और वो अपने जानवर ख़रीदते हैं, उसके बाद उनको मोटा करते हैं। और उन्होंने मुझे बताया कि मेरा एक कट्टा है और उसकी गर्दन जो है वो सुबह से ऊपर की तरफ हुई हुई है, वो नीचे नहीं कर रहा है। तो मैंने उससे पूछा कि आप क्या खिला रहे हैं? उसने कहा जी मेरे पास कुछ थोड़ा सा साइलेज है और मेरे पास कुछ तूड़ी है। तो मैंने कहा और क्या चीज़ खिला रहे हैं? तो उसने कहा जी और तो कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है। मार्केट के अंदर पट्ठों की कीमत जो है, एक तो वो नॉन अवेलेबल है और अगर है तो बहुत ज़्यादा है, और दूसरी बात यह है कि वंडा जो मार्केट के अंदर है उसकी कीमतें इतनी ऊपर जा चुकी हैं कि वो अब मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा कि आप मोटा इसको करने के लिए ये कारोबार कर रहे हैं, अगर आप इसको खुराक अच्छी नहीं खिलाएंगे तो ये कैसे मोटा होगा? तो उसने कहा जी अब मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही, मुझे तो कोई आसाबी बीमारी लग रही है कि इसकी जो गर्दन है वो आसाब के खींचने की वजह से ऐसी हो गई है, ऊपर की तरफ देख रहा है। तो मैंने उसे बताया, मैंने कहा आपके स्टोर में कोई वंडा, कोई चौकर, कोई अजनास पड़ी हुई हैं? उसने कहा कि जी और तो कुछ नहीं पड़ा, कोई थोड़ा सा वंडा शायद मैं समेट कर मैं ले आऊँ। तो वो मैंने कहा कि जाकर आप ले आएँ। वो जाकर लेकर आया और उसने उसके सामने डाला और मैं व्हाट्सएप पर उसके साथ टेलीफोन पर था, और मैंने देखा कि जो ही उसने वंडा डाला उस कट्टे के सामने, तो वो जो उसकी गर्दन बिल्कुल शिकंजे में अड़ी हुई थी वो एकदम नीचे हुई और उसने वंडा खाना शुरू कर दिया। और पता चला कि वो मामला ये नहीं था कि उसको कोई असाबी कोई मुसीबत आ गई थी, बल्कि असल वो अल्लाह ताला से दुआ करता था कि अल्लाह ताला मेरे मालिक को इस काबिल बनाए कि वो मुझे खाने के लिए कुछ दे। अब मैं ये बात देखता हूँ कि पिछले दिनों के अंदर, पिछले 1 माह के अंदर, अगर मैं पोल्ट्री को देखता हूँ कि पोल्ट्री ने एक बहुत बड़ा सहारा दिया हुआ है हमारे प्रोटीन के सोर्स के हसूल के लिए। अब उसकी एक बोरी की कीमत जो है उसमें 1 महीने के अंदर 425 रुपए का इजाफा हुआ है। अगर 450 का नहीं हुआ तो 425 का ज़रूर हुआ है। और जब मैं लाइव स्टॉक के वंडे की देखता हूँ तो उसमें पिछले महीने के अंदर 325 रुपए का इजाफा हुआ। और जब मैं देखता हूँ कि यह कीमत क्यों बढ़ रही है तो मैं उसका जायज़ा लेता हूँ, चूँकि मैं खुद भी एक वंडा प्रोड्यूसर हूँ। तो मैं ये देखता हूँ कि जो एक फसल की कीमत होती है, फसल हमेशा उससे जो मिलने वाला रॉ मटेरियल होता है या उसका लेफ़्ट ओवर होता है उसकी कीमत कम होती है। मसलन चौकर की कीमत कभी गंदम के बराबर नहीं होगी, मोलेसिस की कीमत कभी गन्ने के बराबर नहीं होगी, सोयाबीन मील की कीमत सोयाबीन के बराबर नहीं होगी, और मक्की की कीमत जो है वो कभी भी जो मक्की का जो चौकर है उसके बराबर नहीं होगी। लेकिन मेरे सामने अब ये एक लिस्ट पड़ी हुई है और वो मैं इस 2 सालों का मैं मवाजना करता हूँ और फिर मैं देखता हूँ कि मैं कहाँ पर खड़ा हूँ। तो मुझे नज़र आ रहा है कि चौकर 2018 में 20 रुपये किलो था, आज 40 और 39 रुपये किलो है। सोयाबीन मील उस वक़्त 47 रुपये किलो था, आज 110 रुपये है। कैनोला मील उस वक़्त 31 रुपये था, आज 65 रुपये है। पाम कर्नल केक 16 रुपये था, आज 46 रुपये किलो है। मकई उस वक़्त 1000 रुपये थी, आज 1800 और 1900 रुपये पर है। और ग्लूटेन जो है वो मक्की से भी महंगा है। अब इन तमाम चीज़ों की वो तमाम चीज़ें हैं जो बाई प्रोडक्ट हैं, ये असल चीज़ नहीं है, ये असल फसल नहीं है, ये फसल से हासिल होने वाली ज़ायद अज्जा हैं जिनको हम फेंकते नहीं हैं बल्कि उनको इस्तेमाल करके जानवरों को खिलाते हैं और फिर जानवरों को मोटा करके या जानवरों के दूध की शक्ल के अंदर या जानवरों के बच्चों की शक्ल में हम इनसे फ़ायदा उठाते हैं। अब ये कीमतें जो पहुंची हुई हैं, ये ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है, कोई रूल्स और रेगुलेशन नहीं है। और वो जो आबादी जो जिसका ताल्लुक़ क्रॉप से है, जो मैंने आपको बताया है कि कॉटन वाला मर गया, गंदम वाला मर गया, गन्ने वाला मर गया और आलू वाला मर गया। अब ये वाली जो कीमत है और इस तमाम के नतीजे में जो पाकिस्तानी आम आदमी है, आप उसका अंदाज़ा लगाएं कि जो रोटी 4 रुपए की थी अब वो 8 रुपए की मिल रही है। और जो कल मैंने गुड़ ख़रीदा और वो गुड़ की कीमत 150 रुपए किलो थी। अब ये गवर्नमेंट ऐसा बता रही है कि जी वो इतने जहाज़ आ रहे हैं और ये चीनी भी बाहर से आ रही है और गंदम भी बाहर से आ रही है और आप बिल्कुल फ़िक्र नहीं करें। एक लफ्ज़ है उसे कहते हैं शिप टू माउथ। शिप टू माउथ का मतलब ये है कि जो ही शिप पहुंचा वो सीधा ही लोगों के मुंह में चला गया।
अब उसका असर जो है वो मार्केट में नज़र नहीं आ रहा। उसका मार्केट में असर का मतलब ये था कि गंदम अगर बाहर से आई है तो फिर कीमत फिर वहीं पर जानी चाहिए थी। अगर चीनी बाहर से आई है तो मेरा ख्याल है 10-15 रुपए का फ़र्क पड़ा है, उससे आगे फिर आकर वहीं पर खड़ी हो गई। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये अल्टीमेटली आम इंसानों को, आम पाकिस्तानियों को ये मुतासिर कर रही हैं। अब आम पाकिस्तानी क्या है कि खाने की जो उसका बजट अगर आप देखें तो उसकी तनख्वाह का या उसकी आमदनी का 70 और 60% जो पैसा है वो सिर्फ खुराक पे खर्च होता है। और ये कोरोना की वजह से लोगों की तनख्वाहें भी गई हैं और लोगों की रोज़गार भी ख़त्म हुए। अब इस हालत के अंदर ऐसी कैफियत लगती है कि अगर ये सूरत हाल बरकरार रही तो फिर क्या नतीजा होगा। अब मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में 200 मिलियन इंसान हैं और 200 मिलियन ही जानवर हैं, और वो 200 मिलियन जानवर वो सब ऊपर देख रहे हैं अल्लाह ताला की तरफ कि ए अल्लाह ताला हमारी भी सुन ले। तो मेरी गवर्नमेंट से गुजारिश ये है कि खुदा के लिए कहाँ है वो रेगुलेटरी अथॉरिटी, कहाँ है वो थिंकिंग टैंक, कहाँ है वो पॉलिसी साज, कहाँ है वो एनिमल फूड सिक्योरिटी, कहाँ है वो ह्यूमन फूड सिक्योरिटी। तो ये ज़रा गवर्नमेंट को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। और अगर ये तवज्जो ना हुई, इससे पहले क्या होता रहा है, इससे पहले मैंने देखा है कि कपास लोग लाकर सड़कों पर फेंकते रहे हैं कि उसकी कीमत कोई नहीं थी। मैंने गन्ने वालों की भी हालत यही देखी कि उसकी कीमत नहीं थी और लोगों ने सड़कें ब्लॉक कर दी। गंदम के बारे में भी मैंने यही हालत देखी कि सड़कें ब्लॉक कर दी गई, और आलू के बारे में भी मैंने ये देखा कि लोगों ने सड़कें ब्लॉक कर दी। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे पहले जो धरने होते रहे हैं और किसान जो अपने मुजाहिरा करते रहे हैं वो पहले अपनी इन फसलों को लाते रहे। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो अगला धरना होगा या अगला जलसा जुलूस होगा उसके अंदर ये जानवर भी आ जाएंगे, इसलिए कि ये जानवर पाकिस्तानी फार्मर की ज़िंदगी के साथ और माशियात के साथ लाजिम व मलज़ूम है। जब मैं सियासत का मुताला करता हूँ और तारीख़ का मुताला करता हूँ तो मुझे दो चीज़ें लाजिम व मलज़ूम नज़र आती हैं, एक इकनॉमिक स्टेबिलिटी और एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अगर इकनॉमिक स्टेबिलिटी ना हो तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का कोई वजूद नहीं होता। तो लिहाजा अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए तो उसके लिए इकनॉमिक स्टेबिलिटी चाहिए। अब मुझे याद पड़ता है जो मेरी उम्र के लोग हैं और जिन्होंने 1977 की तहरीक देखी है, उसमें उन तमाम एहतजाज का मरकज़ गल्ला मंडी होता था। गल्ला मंडी, वजह उसकी ये है कि उस ज़माने के अंदर राइस ट्रेडिंग कारपोरेशन, कॉटन ट्रेडिंग कारपोरेशन, वो गवर्नमेंट ने कोशिश की कि ये प्राइवेट सेक्टर जो है, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के अंदर ये काम चलता रहेगा, और वो सारे किसान और सारे गल्ला मंडी वाले वेले बैठे हुए थे। लिहाजा वो एक ऐसी जगह थी कि जब सबके सब डसे हुए थे और सबके सब अपना गुस्सा निकाला करते थे। तो लिहाजा हमें इस चीज़ को मामूली नहीं लेना चाहिए और इसको सतही नहीं लेना चाहिए कि अखबार में ये इश्तिहार दिया कि ये भी काम हो गया और ये भी काम हो गया और ये भी काम हो गया, और या ये बता दिया कि परसों कौरमा मिलेगा उसके बाद जर्दा मिलेगा। आज का किसान ये सोच रहा है कि क्या मुझे आज की रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अब मैं ये देखता हूँ अगर पोल्ट्री का थैले का बैग 425 रुपये ज़्यादा हुआ तो ये जो लॉट पोल्ट्री की अब आएगी ये 425 से 600 रुपये करके ये आम पाकिस्तानी को देने पड़ेंगे पैसे। ये गोश्त पोल्ट्री का उतना ही महंगा हो जाएगा। इसी ही तरीके से जब हम लाइव स्टॉक के वनडे की बात करते हैं तो ये 325 रुपये का जो अब तक इजाफा हुआ है और मार्केट कहीं आकर स्टेबल नहीं है। अल्लाह बेहतर जानता है कल को क्या होगा। अगर ये लाया जाए या तो लोग ये जानवरों का कारोबार छोड़ देंगे और जो रहेंगे वो अपने प्रोडक्ट की कीमत, दूध की कीमत, गोश्त की कीमत वो आगे बढ़ाएंगे, और जो अल्टीमेटली किसको देना पड़ेगा वो फिर पाकिस्तानियों को देना पड़ेगा। तो इन हालात के अंदर मेरी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि वो गवर्नमेंट जो है वो अपनी जो विल पावर है और अपनी जो गवर्नमेंट जो रिट है उसको काबिल अमल लेकर आए, और अगर कोई ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कोई प्रॉब्लम है उसको उस सिमत को दुरुस्त करे ताकि आम किसानों की और उसके बाद आम पाकिस्तानियों की ज़िंदगी बेहतर बने। मैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकनॉमिक स्टेबिलिटी को इकट्ठा मैं देख रहा हूँ, और ये तारीख़ मुझे बताती है कि जब तक पेट भरे हुए होंगे तो किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होगा।
प्रॉब्लम उस वक्त होगा जब लोगों के पेट खाली होंगे। अभी पिछले 15 दिनों से अगर आप अखबार में ख़बरें पढ़ते हैं, यूट्यूब पर देखते हैं, तो पूरा दिल्ली का दिल्ली जो है उसको हिसार में लिया हुआ है किसानों ने। और कहाँ से किसान आए हुए हैं? किसान आए हुए हैं पंजाब से, किसान आए हुए हैं हरियाणा से, राजस्थान से, तमिलनाडु से। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि वहाँ की गवर्नमेंट ने, जो बड़ी मजबूत अपने आप को गवर्नमेंट कहलाती है, मोदी गवर्नमेंट, वहाँ की गवर्नमेंट ने किसानों को ये कहा है कि अपनी चीज़ों का आप ख्याल रखना तो साढ़े ते ना रहना। यानी कि वो जो मिनिमम प्राइस जो है उन्होंने उससे अलहदा कर दिया और उनको रहमो करम पे छोड़ दिया कि जो ट्रेडर्स हैं और कारपोरेट सेक्टर जो है वही लेगा और वही देगा। और उसकी वजह से कल की सूरत हाल क्या थी कि कल वज़ीर आला जो दिल्ली है वो भी चूँकि किसान है, तो वो किसान धरने में शामिल हो गया और उसके नतीजे में उसको भी पकड़ के अंदर बंद कर दिया गया। अब मैं आज सुबह ख़बरें सुन रहा था, एक ज़माने में जब हमारे लीडर इमरान खान जब कंटेनर पर चढ़े हुए थे तो डीजे भट्ट का नाम बड़ा सुनाई देता था हर जगह, डीजे भट्ट। और आज मैंने सुबह ख़बरें में सुना कि जी कल वो साहब पकड़े गए किसी इल्ज़ाम के अंदर और आज वो रिहा हुए हैं और उन्होंने कहा कि मैं बदस्तूर मैं टाइगर हूँ इमरान खान साहब का। इमरान खान साहब के साथ लोग हैं, लेकिन अगर पेट साथ ना दे फिर आगे आदमी गवर्नमेंट के साथ नहीं चल सकता। फिर उसके बाद जो एक्सप्लॉइट करने वाले लोग होंगे, या अगर एक्सप्लॉइट करने वाले नहीं लोग होंगे, जो उसको लीड करने वाले लोग होंगे, उनको ये फॉलोअर्स मिल जाएंगे और उसका नतीजा क्या होगा वो अल्लाह बेहतर जानता है। उसका नतीजा एनार्की होता है, वो मुल्क में फिर स्टेबिलिटी नहीं रहती। लिहाजा मैं हाथ बांध कर मैं दरख्वास्त करता हूँ कि खुदा के लिए इन चीज़ों पर गवर्नमेंट जो है वो अपनी अथॉरिटी को साबित करे और ये जो इंग्रेडिएंट्स की कीमत बढ़ रही है इसको घटाए, अपने असली लेवल पर लेकर आए। और जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं उनको मैं तो पकड़ नहीं सकता। ज़ख़ीरा अंदोज़ों को हमेशा उसको काबू करना वो गवर्नमेंट का काम है और गवर्नमेंट ने कई मरतबा कहा भी है, उसके लिए बेशुमार टास्क फोर्स भी बनाई हैं। लेकिन नतीजा ये है कि जो कल चीज़ आप लेने के लिए गए थे आज मार्केट में उसकी कीमत उससे ज़्यादा हो गई है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को आप सीरियसली लें और ऐसा ना हो कि पूरे पाकिस्तान के जानवर जो हैं वो भी इस्लामाबाद की सड़कों के ऊपर वो धरना दिए बैठे हों। मैं अब पूरी चीज़ का इसको मैं जायज़ा लेते हुए इसको किसी हवाले के ऊपर लेकर जाना चाहता हूँ, किसी कंक्लूजन के ऊपर। और वो मैं देख रहा हूँ कि एग्रीकल्चर का हमारा बहुत बुरा हाल है। कोई भी फसल ऐसी नहीं है जो हम एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में हों। इसका मतलब है कि वो जीडीपी के अंदर जो 20% हमारा हिस्सा है हम उससे नीचे जा रहे हैं। अब ये लाइफ स्टॉक के ऊपर हाथ डाल लिया है और लाइफ स्टॉक की जो बदतरीन हालत होगी, हमारा कोई प्रोडक्ट इस काबिल नहीं होगा कि मार्केट में जाकर हम उसका मुकाबला कर सकें। यानी इंटरनेशनल मार्केट में भी और लोकल मार्केट में तो लोगों को भुगतना ही है, लेकिन मैं इंटरनेशनल मार्केट की बात कर रहा हूँ कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जब ये कोई चीज़ जाएगी तो ये हमारी प्रोडक्ट वहाँ मुकाबला नहीं कर सकेगी। इसलिए कि इंडिया से और दूसरे ममालिक से भी चीज़ें आ रही हैं, उनका गोश्त आ रहा है, हमारा गोश्त भी जाएगा, तो वहाँ कीमत की बुनियाद भी देखी जाएगी। जहाँ क्वालिटी की बुनियाद देखी जाती है वहाँ सिर्फ इसलिए नहीं कि ये मुसलमान भाई है और पाकिस्तान से आया है लिहाजा इसी का गोश्त लेना है, लोग इकनॉमिक को भी देखते हैं। इसलिए कि मार्केट कंपेटिबिलिटी भी बड़ा ज़रूरी है। अब मुझे ये डर लग रहा है, मैं वो बात कर रहा था मोदी वाली, अब वहाँ पर जो लोग किसान इकट्ठे हुए हैं वो ये बात कह रहे हैं, किसानों को इकट्ठे करने को गवर्नमेंट ये कह रही है कि ये पाकिस्तान की साजिश है और ये खालिस्तान की साजिश है और ये फ़लाँ की साजिश है और फ़लाँ की साजिश है। ये ऐसा होता नहीं है। मैं डरता हूँ उस वक्त से कि पाकिस्तान का किसान ना उठ पड़े और पाकिस्तान का किसान फटना पड़े और फिर कभी हमारे लोग ये कहें कि ये फ़लाँ की साजिश है, फ़लाँ की साजिश है। मुझे इस वक्त वो शेर याद आ रहा है कमाल काबिल अजमेरी साहब का, और वो ये था कि वक्त करता है परवरिश बरसों, वक्त करता है परवरिश बरसों, हाथ से एकदम नहीं होते। ये जो सिमर हो रहा है कि पहले किसान मुतासिर हुआ, किसान के मुतासिर होने के बाद पाकिस्तानी आम पाकिस्तानी मुतासिर हुआ, कपास से भी गया, गंदम से भी गया, गन्ने से भी गया, राइस से भी गया, आलू से भी गया और मकई से भी गया, और अब ये
दूध और गोश्त से भी ज़्यादा है, तो कल को खुदा के वास्ते काबिल अजमेरी की बात को ज़रा याद रखिएगा। फिर कोई आदमी ये ना कहे कि ये फ़लाँ की साजिश है, ये फ़लाँ की साजिश है। कभी हम ये भी देख लें कि हमने पाकिस्तान के किसान की खुशहाली के लिए और उसकी सर्वाइवल के लिए हमने क्या खिदमत सर अंजाम दी हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग।